जाइए जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ माँ, आप पापा से नाराज हैं क्या? देखना बेटा, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, किसी औरत की बात उन्हें सुननी नहीं होती। पापा आप भी ना मम्मी की बात सुन क्यों नहीं लेते? देखिए कितना बुरा लग रहा है। अरे जब से शादी की है तब से तुम्हारी मम्मी की तो सुन रहा हूँ बेटा। हाँ, बड़े आए मेरी सुनने वाले। देख नियति, सारे पति ऐसे ही होते हैं, लेकिन तू दामाद जी को ऐसा बनने मत देना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी, और करण तो मेरी हर बात सुनता है, वो भी बड़े प्यार से। हाँ बस बेटा एक बार शादी हो जाने दे। क्या? कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि ये औरतों की यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है कि पति उनकी बात सुनते नहीं है? अरे आखिर औरत चाहती क्या है? उसका पति उसकी दो बातें सुन ले, समझ ले। आखिर दो बातें करने में वक्त ही कितना लगता है? देखो आज हमारी शादी हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो। शादी के वचनों में मैंने सब कुछ तो कह दिया कि तुम्हारा दुख सुख में साथ दूंगा, हर परेशानी को हम साथ में झेलेंगे, तुम मेरी जीवन साथी हो। नहीं ये सब नहीं, मुझे तुमसे और कोई वादा चाहिए। और कोई? क्या? कि तुम हमेशा मेरी दो चार बातें सुन लोगे, जब भी मुझे कुछ कहना होगा तुम ना नहीं कहोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम शादी के पहले भी तो फोन पे कितनी सारी बातें करते थे। हाँ लेकिन तुम वादा करो तुम कभी बदल नहीं जाओगे ना। अरे नहीं बाबा, कभी नहीं। अच्छा तो सुनो, आज पता है तुम्हारी बहन ने वही लहंगा पहना था जो मैंने पहना था। ऐसा अच्छा लगता है क्या? वो ननद होकर मेरे जैसा लहंगा पहन कर आई थी। मुझे तो लगता है रिया को मुझसे जलन होती है, तभी वो ऐसा कर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास तो ये लहंगा पहले से था, वो तो बस। अब तुम अपनी बहन की तरफदारी तो मत करो, मैं ननद को जानती हूँ अच्छे से। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। और पता है वो तुम्हारी बुआ जी की बेटी, वो तो मुझ पर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे वो मेरी सास है। लेकिन देखो मैं अभी से बता रही हूँ, मैं कभी किसी से कम नहीं हूँ, कोई मुझे दबा नहीं सकता। नियति की बातें आधी रात तक चलती रही। शादी में उसके साथ किसने क्या किया सब कुछ वो करण को बताती रही। करण भी सुनता रहा और नियति को तसल्ली देता रहा। शादी की पहली रात जैसे तैसे बीत गई। देर रात तक जागने की वजह से सुबह तक करण उबासियां खा रहा था। क्या हुआ करण, रात भर सोया नहीं क्या? भाभी ने सोने नहीं दिया क्या? अरे नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे। इतने कौन सी बातें थे जो पूरी रातें चलती रही? पापा जी शादी में क्या क्या हुआ वही बता रही थी। अच्छा, मतलब पूरी रिपोर्ट चल रही थी। भैया भाभी तो पूरी न्यूज रिपोर्टर निकली, आपको हर पल की खबर देती रहेगी लगता है। सब हंसने लगे। करण को तब तो ये सब मजेदार लग रहा था। उसे लग रहा था नियति बस खुलकर उससे बातें करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि नियति सिर्फ बातें नहीं करती, हर इंसान का पूरा कैरेक्टर एनालिसिस करती है। सुनो करण, तुम्हारी चाची जी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उन्होंने क्या कर दिया? शादी में देख नहीं रहे थे, बार बार मेरे गहनों को हाथ लगा रही थी। मुझे तो शुरू से ही उनकी नजर ठीक नहीं लगी। अरे वो तो बस देख रही होंगी। तुम मर्दों को ना कुछ समझ भी नहीं आता, और ऊपर से वो बार बार पूछ रही थी हार कितने तोले का है। कोई ऐसे पूछता है क्या? अच्छा ठीक है, अगली बार मैं बात करूंगा कि वो तुम्हें देखे, तुम्हारे गहनों को नहीं। बस यही बात है, तुम मेरी बात ना पूरी सुनते ही नहीं हो, जवाब पहले देने लगते हो। अब करण को समझ में आने लगा था कि हर रात कोई ना कोई नया मुद्दा जरूर आएगा। अगर किसी ने ज्यादा हंस दिया तो प्रॉब्लम, अगर किसी ने कम बात की तो भी प्रॉब्लम, अगर किसी ने तारीफ ना की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक शाम रिया अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी और उसने नियति को बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। देखो करण, तुम्हारी बहन को ना बहुत एटीट्यूड है, जैसे वही है बस इस घर में। क्यों, उसे तुमसे कुछ कहा क्या? अरे मैंने उससे पूछा था कहाँ जा रही हो, तो बस दोस्तों के साथ बोलकर चली गई। अब मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे बताना चाहिए ना प्रॉपर्ली। अरे वो जल्दी में होगी। नहीं, उसे लगता है मैं उसकी जासूसी करती हूँ। तुम करती तो नहीं हो ना? अगर करूँ भी तो गलत क्या है, घर की बहू हूँ मैं, उसकी भाभी हूँ, इतना हक तो बनता है मेरा। पट भी इसकी, चित भी इसकी, आखिर करूँ क्या इसका? धीरे धीरे करण को समझ में आने लगा था कि नियति की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। एक टॉपिक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, और अगर कुछ नहीं होता तो नियति ढूंढ ही लाती कुछ न कुछ। पता है आज मम्मी जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि रिया को तो बचपन से ही घर के सारे काम आते हैं। अब तुम ही बताओ
ये इनडायरेक्ट टॉन्ट नहीं हुआ क्या मेरे लिए? अरे नहीं, वो बस अपनी बेटी की तारीफ कर रही होगी। हाँ, और मैं यहाँ बस सजावट के लिए आई हूँ ना। यार तुम हर बात दिल पर क्यों ले लेती हो नियति? या कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, कोई तुम्हें ताना नहीं मारता? मैं सब कुछ समझती हूँ कि यहाँ कौन क्या कहता है। तुम कुछ ज्यादा ही समझती हो। क्या? अब कुछ नहीं, कंटिन्यू। करण अब दिन में भी सतर्क रहने लगा था, क्योंकि उसे पता था जो भी होगा रात को उसका डिस्कशन जरूर होगा और उसे पूरे दिन की महाभारत सुननी पड़ेगी। एक दिन करण ऑफिस से घर आया तो देखा ड्राइंग रूम में हल्का सा सन्नाटा है। लगता है आज कुछ हुआ है। हे भगवान, आज फिर नियति का रेडियो प्रसारण शुरू होगा। एक काम करता हूँ, आज कमरे में देरी से जाता हूँ। करण आज जानबूझकर कमरे में देरी से गया, जिससे नियति सो चुकी हो, लेकिन वो किसी ट्यूबलाइट की तरह चमक रही थी और करण को समझ में आ गया कि आज फिर से उसका फ्यूज उड़ने वाला है। आ गए? अच्छा बैठो, तुम्हें ना बहुत जरूरी बात बतानी है। करण ने धीरे से आंखें बंद कर ली। अब किसने क्या कर दिया? तुम्हारी बुआ जी की बहू। वो मुझे देखकर ऐसे हंस रही थी जैसे उसे मेरे बारे में सब पता हो। लेकिन उससे पता क्या होगा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी मौसी की बेटी ना, उसने मेरी साड़ी को सिंपल कहा। अब तुम ही बताओ, शादी के बाद कोई नई बहू से ऐसे बोलता है क्या? अच्छा छोड़ो ना। तुम्हें तो बस छोड़ो ना ही लगता है। अब हालत ये हो गई थी कि जैसे ही नियति सुनो बोलती, करण का दिमाग खुद ही तैयार हो जाता था। उसे समझ में आने लगा था कि नियति की दो बातें कभी भी सिर्फ दो बातें नहीं होती। शादी को कुछ महीने हो चुके थे। अब करण को अपने घर का पूरा सिस्टम समझ में आने लगा था। सुबह घर में जो भी होता उसका रात को रिव्यू मीटिंग होना तय था और उस मीटिंग की अकेली स्पीकर थी नियति। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि नियति को लगता था कि वो चुगली नहीं करती, वो तो बस ऑब्जर्वेशंस बताती है। नियति बेटा, आज तेरी मामी सास आने वाली है। वही जो हर बात में कंपैरिजन करती है। अरे नहीं बहू, वो बस उनका स्वभाव ऐसा ही है। हाँ मम्मी जी, कुछ लोगों का स्वभाव ही दूसरों को छोटा दिखाने का होता है। हे भगवान, मेहमान अभी आए भी नहीं और एनालिसिस शुरू। दोपहर में मामी सास के आने के बाद। अरे वाह बहू, घर तो बहुत अच्छे से संभाल लिया तुमने। जी, बस थोड़ा वजन बढ़ गया है तुम्हारा, नहीं? शादी के बाद वैसे सबका बढ़ ही जाता है। गई भैंस पानी में। अब ये रात को वजन के ऊपर रामायण बताकर मेरा वजन कम कर देगी। क्या करूं, अब इससे कैसे बचूं? रात होते ही करण की बेचैनी और बढ़ने लगी थी। उसे अब ये दो बातें सुनने में, अपनी आधी रात खत्म करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। लेकिन नियति तो जैसे पूरे दिन का थैला लेकर कमरे के अंदर बैठी रहती थी। लेकिन आज करण ने भी ठान लिया था कि वो नियति को किसी और बात में उलझा देगा। आ गए तुम? सुनो, मैं कह रही थी। अरे मैं कह रहा था कि पहले तुम कितनी कमजोर थी, अब कितनी अच्छी लग रही है ना? मामी जी सही कह रही थी, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, लेकिन बिल्कुल डॉल लग रही है तुम। अच्छा, तो तुम भी अब मेरा मजाक बनाने लगे हो? तुम मुझे मोटी गुड़िया कह रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ तुम अब वजन बढ़ने के बाद काफी अच्छी दिखने लगी हो। मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम अपनी मामी सास का ही पक्ष लोगे ना? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि वो मुझे ऐसा कह रही थी, लेकिन तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। मैंने सोचा था इसके बताने से पहले ही बात को सुलझा लूंगा, लेकिन ये तो अब ज्यादा ही सुना रही है। अब करण को धीरे धीरे डर लगने लगा था उन मोमेंट से जब नियति अचानक प्यार से सुनो ना बोलती, क्योंकि उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा जरूर निकलता था जिसका उसे कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन करण को क्या पता था, अभी उसकी असली परीक्षा बाकी थी। अब नियति सिर्फ घर वालों की नहीं, सोसाइटी, रिश्तेदार, दुकानदार, पार्लर वाली, यहाँ तक कि सब्जी वाली की भी बातें लेकर बैठने लगी थी। सुनो ना, तुम्हें पता है वो सब्जी वाली मुझे देखकर एक्स्ट्रा पैसे मांग रही थी। नियति वो सबको वही रेट बता रही होगी। नहीं, उसे लगता है हम अमीर है इसलिए हमसे ज्यादा पैसे मांगती है। झूठी कहीं की। मैं सब जानती हूँ। तो हम है भी तो अमीर, और तुम्हारा तो क्या ही कहना। तुम्हें जो किसी को पता नहीं होता है वो भी पता होता है। अच्छा, तो कल से सब्जी लेने तुम जाना। तुम्हें मेरी बात कोई समझ में ही नहीं आती ना? करण तुरंत चुप हो गया। अब हाल ये था कि करण ऑफिस में भी ओवर टाइम करने लगा था। अगर दोस्त पूछते कि इतना काम कब से करने लगा, और करण मन में सोचता
काम नहीं भाई, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब करण पूरी तरह समझ चुका था कि नियति की बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। पहले उसे लगता था शादी के बाद पत्नी प्यार से बातें करती है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वो घर का पति कम 24 घंटे खुला हुआ कंप्लेंट बॉक्स ज्यादा बन चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नियति को अपनी किसी बात में गलती दिखती ही नहीं थी। उसे सच में लगता था कि वो बस घर की बातें कर रही है। अब करण ने खुद को बचाने के तरीके निकालने शुरू कर दिए थे। एक रात, सुनो ना, आज तुम्हारी मम्मी ने। करण अचानक उठ गया। अरे गैस बंद है। हाँ, लेकिन चेक करना जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, तो मैं कह रही थी तुम्हारी मम्मी। 1 मिनट, पानी पी कर आता हूँ। अरे अभी तो पिया था। लेकिन इमोशनल बातें सुनने से पहले हाइड्रेशन जरूरी है। अब करण प्रोफेशनल तरीके से बचने लगा था। कभी हेडफोन्स लगाकर घूमता, कभी लैपटॉप खोलकर बैठ जाता, कभी अचानक ऑफिस कॉल पर चला जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। नियति कमरे में आई और जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, करण तुरंत आंखें बंद करके लेट गया। सो गए क्या? लेकिन अभी तो मोबाइल चला रहे थे। नींद बहुत अचानक आ रही है। अच्छा, तो उठो। डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। मैं स्ट्रेस हूँ क्या? नहीं, तुम तो पीस हो, वर्ल्ड पीस। लेकिन नींद इतनी जोर से आ रही है, रुक ही नहीं रही। लेकिन नियति भी कम नहीं थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि करण उससे बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब वो अचानक कहीं भी डिस्कशन शुरू कर देती। खाना खाते समय, टीवी देखते समय, यहाँ तक कि पूजा करते समय भी। एक सुबह पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था, गोपाल अखबार पढ़ रहा था, रिया मोबाइल चला रही थी, तभी नियति शुरू हो गई। मम्मी जी, आपको नहीं लगता सामने वाली सीमा आंटी जानबूझकर हर दिन नई साड़ी पहनती है? क्या भाई? ताकि सोसाइटी की औरतों को दिखा सके कि उनके पास कितना पैसा है। अरे बेटा, लोग साड़ी पहनते हैं, इनकम टैक्स रेट नहीं डालते। आप लोग मेरी बात को सीरियसली लेते ही नहीं हो। अगर इसकी बातों को गंभीरता से लेने लगा तो कहीं अस्पताल ना पहुंचाऊं मैं। अब तो करण ने नए नए तरीके निकाल लिए थे। अगर नियति सुनो ना बोलती तो वो तुरंत कहता 1 मिनट। हाँ, और फिर कोई ना कोई काम ढूंढ लेता या फिर उसे बातों में उलझा देता, जिससे वो बात को ही भूल जाती। सुनो ना, कपड़े उठा लूं बालकनी से, 1 मिनट रुको। हाँ, पर अभी तो धूप है। हाँ, तो छाता लेकर जाता हूँ ना, कपड़े उतारना बहुत जरूरी है। अरे सुनो तो। करण, मुझे तुमसे। अरे मम्मी बुला रही है। अरे मैंने कब बुलाया? अभी बुलाओगी। मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको मुझसे कुछ काम है, जरूरी है ना मम्मी? अब पूरा परिवार करण की हालत समझने लगा था। रिया तो मजे लेने लगी थी करण के, क्योंकि करण सुनो ना सुनते ही किसी न किसी काम में उलझ जाता या वहां से भाग जाता। मम्मी, आपको पता है भैया आज बाथरूम में मोबाइल लेकर क्यों गए थे? क्या? क्योंकि भाभी सुनो ना बोली थी। पूरा घर हंसने लगा। देखो, मेरा मजाक मत बनाओ। अरे बेटा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं। तुम्हारे पापा भी कभी ऐसे ही भागते थे मुझसे। अरे मैंने कब? रहने दीजिए, आपकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। एक रात नियति सच में नाराज होकर बैठी थी। करण कमरे में आया तो देखा पूरा माहौल शांत है। ना कोई कंप्लेंट, ना कोई एनालिसिस, ना कोई तुम्हें पता है। करण डर गया। आज उसने ही पूछ लिया, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहीं बुखार उखार तो नहीं है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे हुआ क्या? तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है। करण ने गहरी सांस ली। उसे लगा आज फैसला कर ही देना चाहिए, और उसने नियति की तरफ देखा और पूरी हिम्मत से उससे कहा, अच्छा ठीक है, आज मैं आराम से बैठकर तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, बिल्कुल बीच में नहीं रोकूंगा। सच? हाँ, लेकिन 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? पहली, किसी की चुगली नहीं करनी। दूसरी, किसी की बुराई नहीं करनी। उसके अलावा तुम जो बोलोगी मैं पूरी रात सुनूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। नियति सोचने लगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। करण पहली बार शांति से बैठा था। फिर अचानक नियति उठी, तकिया सीधा किया, चादर खींची और गुस्से से बोली, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। करण ने धीरे से ऊपर पंखे की तरफ देखा, 2 सेकंड आंखें बंद की,
फिर मन ही मन बोला, हे भगवान, आखिर मेरी भी सुन ली आपने। आखिर ये दो बातें हर घर की कहानी होती है, जो शायद खत्म ही नहीं होती। और बस हम औरतें कहती रहती है, मेरे पति मेरी बात सुनते ही नहीं। आपके पति आपकी दो बातें सुनते हैं क्या? बताइएगा जरूर हमें। सुरभि, इसने फिर कारपेट गीला कर दिया, इसे ले जाओ अंदर। इतना महंगा कारपेट है, आगे से ध्यान रखना, इसको यहाँ मत सुलाना। सुरभि अपने 1 साल के बेटे को उठाकर अंदर चली जाती है। पूरे कारपेट में इसकी सुसु की बदबू हो गई है। पोते का मुंह एक तरफ और खर्चे एक तरफ। इतना छोटा बच्चा है, उसको क्या समझ। अब इतने छोटे बच्चे को सिखाया भी तो नहीं जा सकता। ये नहीं हुआ कि रसोई में काम करे तो जरा देख लेती, बस सुनाना है किसी न किसी तरह। वो अपने बड़े भाई को फोन कर देती है, भैया एक नया कारपेट भिजवा दीजिए यहाँ। पिछली बार आया था तो इतना सामान देकर तो गया था, अब क्या हुआ तेरी सास को? मतलब ले तो आऊंगा ही मैं, पर बात तो बता। वो उसे पूरी बात बताती है और शाम तक मयंक नया कारपेट लेकर उनके घर पहुंच जाता है। अरे आओ आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बस आंटी, सुरभि से मिले हुए टाइम हो गया था और मैं पिछली बार आया था ना तो देखा था कारपेट के रुए निकल रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है, कारपेट की फैक्ट्री का मालिक है, उसने मेरे लिए दिया है और सुरभि के लिए भी दिया है, तो मैं ले आता हूँ। शीला नया कारपेट देखकर खुश हो जाती है। देख गौरव, शाम को इसका भाई आया था, नया कारपेट दे गया है। पैसा तो खूब लुटाते हैं ये लोग अपनी बेटी भांजी पर। है भी तो एक लौती। आता हूँ माँ, लड्डू के डायपर लेकर। इनका भी तो अलग ही खर्चा है। हमने तो कभी नहीं पहनाए अपने बच्चे को, पैर टेढ़े हो जाते हैं। पर भाई मैं तो बोलूंगी नहीं, उसे लगेगा भाई कि मैं पैसों के लिए बोल रही हूँ। सारा दिन इतना महंगा सामान आता रहता है इसका, कैसे चलेगा काम आगे। सिमी दीदी, थोड़ी देर लड्डू को पकड़ लीजिए, मुझे खाना बनाना है। भाभी मैं अभी तो आई हूँ कॉलेज से, थकी हुई हूँ, आप ही मैनेज कर लो किसी तरह। सुरभि देखती है उसकी सास मंदिर में बैठ गई है और गौरव लैपटॉप खोलकर काम करने लगा है। वो लड्डू को एक हाथ में लेकर ही काम करने लगती है। सुरभि, चाय नहीं बनी क्या अभी तक? सुरभि, भगवान का दिया नहीं किया अभी तक? हाँ, सबके काम कर लूं मैं, और मेरे बच्चे को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई 4 हाथ तो है नहीं मेरे। वो एक हाथ में बच्चा और एक हाथ से किसी तरह बाकी काम कर रही थी। अरे ये सब्जी में नमक तेज हो गया और भगवान के कपड़े भी गीले दे दिए हैं तुमने। सुरभि, चाय में अदरक नहीं डाला ना तुमने, इतनी गंदी लग रही है। इतना सर दर्द हो रहा है मेरा, वापस बना दो अच्छी सी। आप बस 5 मिनट इसे पकड़ लो, भला इसे भी अपनी चेयर में बैठा लो, मैं अच्छी सी चाय बना दूंगी। मैं नहीं संभाल पाऊंगा, सिमी को दे दो। वो रहती कहाँ है घर पर? कोई लड्डू को नहीं पकड़ता। सुरभि जैसे तैसे करके चाय बनाकर देती है। लड्डू को अकेले संभालते संभालते वो थक सी जाती है कि आधे समय ना वो खुद खाना खाती है, ना ही अपने बच्चे को खिला पाती है। वो 2-3 दिन अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए पूछती है। हाँ हाँ चली जाओ, कोई बात नहीं। सुरभि के जाते ही जैसे सबको आराम सा आ जाता है। कितनी शांति सी लग रही है ना, वरना सारा दिन तो सुरभि चिड़चिड़ करती रहती थी, यह लड्डू रोता रहता था। पूरे घर में डिटॉल की बदबू भी आती रहती थी। हाँ, उससे तो रसोई भी नहीं संभलती थी। अब हमने अपने हाथों से किया तो कितना साफ लग रहा है। भैया, आज बाहर खाना खाने चले रात को? लड्डू के खाने के चक्कर में रोज सादा सा खाना बनता है घर में। हाँ, मुझे भी दिमाग में शांति सी लग रही है, वरना तो रोता रहता था रात भर, नींद ही पूरी नहीं होती थी। चलो चलो फटाफट तैयार हो जाओ सब। वो सब बाहर घूम फिर कर आते हैं। अगले दिन आराम से सोते हैं। बस सुरभि के ससुर चाय का इंतजार कर रहे होते हैं। बहू होती तो चाय भी पी चुका होता अब तक। हाँ हाँ बना रही हूँ, ज्यादा बहू बहू करते रहते हो। 2-3 दिन हमें भी शांति से रहने दो। वहाँ सुरभि अपने मायके में आराम से रह रही होती है। आज यहाँ पर इतने दिनों बाद मेरी नींद पूरी हुई है। वहाँ मैं 3-4 घंटे से ज्यादा आज तक सोई नहीं, कोई नहीं संभालता था इसे। अरे कोई बात नहीं, यहाँ तो आराम करना तू। हाँ मैं ना, और बता इसके लिए क्या क्या लाना है, मैं ले आता हूँ अभी। मयंक अपने भांजे के लिए उसकी जरूरत का सारा सामान ले आता है और सुरभि की माँ भी उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान रख देती है। 3 दिन भी हो गए हैं, पता भी नहीं चला, जाने का टाइम भी आ गया है। जैसे ही मयंक और सुरभि कार से इतना सारा सामान लेकर उतरते हैं, शीला और सिम्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे भाभी, हम दिला देते, आंटी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? और आपने ये जो साड़ी पहनी है बहुत सुंदर लग रही है। लड्डू के नए कपड़े भी बहुत सुंदर है और लड्डू तो जैसे बदल ही गया हो, अलग सा लग रहा है। हाँ, मम्मी रोज इसकी मालिश करती थी और पापा धूप में से ले जाते थे। मेरी भी नींद पूरी वहीं जाकर हुई। अरे मयंक, झूला ले आए तुम? मैं वीकेंड पर ही लाने की सोच रहा था।
झूला, पाम, वॉकर, ये सब तो बच्चे के काम आते ही हैं। आप कहाँ परेशान होते, मैं ले आया, एक ही तो बात है। थोड़ी देर में मयंक चला जाता है और सुरभि अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा हुआ इसका भाई सारा सामान दे गया, कितना खर्चा हो जाता हमारा। हाँ मम्मी, बहुत महंगा लग रहा है सब। मेरे कपड़े भी रेमंड्स के ही हैं। भाभी भी ऐसी लग रही है जैसे नई दुल्हन हो, ऐसे सजी हुई आई थी। यहाँ पर तो ऐसे रहती है जैसे जन्मों से शक्ल ही नहीं देखी हो शीशे में। मयंक, उसे मत बताना कि हम बाहर खाना खाने गए थे और शॉपिंग भी करी थी अपने लिए। अरे ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कल से वही चिक चिक घर में, लड्डू का रोना और भाभी का चिक चिक करना, यही होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, आज से फिर वही आधी नींद पूरी होगी। सुरभि की माँ ने रात का खाना सबके लिए रख दिया था तो सुरभि को भी आराम हो गया था। अगले दिन, गौरव, आज इसकी वैक्सीनेशन की डेट है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आज। अरे तो तुम वहीं से लगवा लाती ना, कल ही तो हो जाता। अरे डेट्स होती वैक्सीनेशन की, ऐसे थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। मेरी भी मेडिसिन खत्म हो रही है, वो भी लानी है। मेरी तो मीटिंग्स है। ऐसा करो, मयंक को बुला लो या तुम वापस चली जाओ और ये काम भी वहीं से करवा लेना। माँ जी या सिमी को बोल दो ना मेरे साथ जाने के लिए। अरे मम्मी को तो डिटॉल की बदबू सहन ही नहीं होती है, और सिमी तो अभी चली जाएगी नाइट स्टे के लिए अपने दोस्त के घर, तो वो तो जा नहीं पाएगी। सुरभि हार कर अपने भाई को ही फोन करती है। जरा से सहारा नहीं है इन लोगों का मुझे, ना घर में कोई मदद, ना बच्चे का कोई काम या खर्चा, बस खाना खाना करते रहते हैं सारा दिन। अगले दिन सुरभि अपनी कॉलेज का कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा होता है। पीछे से लड्डू के रोने की तेज तेज आवाजें आ रही होती है। अरे भाभी, इसे चुप करवाओ ना, कितना डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे प्रेजेंटेशन है 2 दिन में। दीदी वो भूखा है, मैं रसोई में हूँ, आप माँ जी को बोलिए उसे दूध पिला देंगी। मैं उठ नहीं सकती हूँ यहाँ से, आप करो जो करना है। सुरभि अपनी सास को देखने जाती है तो वो पार्क में कीर्तन कर रही होती है। सारा दिन बहू को परेशान करो और फिर कीर्तन करो, अच्छा नाटक है। सुरभि खाना छोड़कर लड्डू को संभालती है। इतने में सिमी की क्लास खत्म हो जाती है। खाना बन गया हो तो लगा दूं? कहाँ से बनेगा, मैं बच्चे को देखूं या काम करूं, कोई कुछ करवाता तो है नहीं। भाभी मुझे तो सुनाओ मत, मुझे तो भूख लगी, खाना बनाओ पूरा। सुरभि अब परेशान बहुत हो चुकी थी। इधर गौरव बच्चे की जिम्मेदारियां उठा नहीं रहा था। सुन गौरव, क्यों ना इसे थोड़े दिन मायके ही छोड़ दे, मतलब जैसे 2-3 महीने सबको आराम हो जाएगा, इसके खर्चे भी उठा लेंगे वो लोग, तू भी आराम से रहेगा और हम भी सब भी। वैसे तो इससे घर संभला नहीं जा रहा है। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या बोलकर भेजेंगे? मैं बोल दूंगी और ऐसा बहाना बोलूंगी उनको कि अपने मायके जाना ही पड़ेगा। अगले दिन, भाभी आप घर गए हुए थे ना, मम्मी के कान में दर्द हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था शोर नहीं होना चाहिए। अब थोड़े दिन तो सही रहा, पर अब वापस घर में शोर होने लगा तो उनको दर्द हो रहा है। मैं कुछ दिन के लिए कॉलेज की तरफ से दिल्ली जा रही हूँ और भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, वो इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है शायद। अच्छा, तो मतलब इसमें मुझे क्या करना है? मैं सोच रहा था कुछ दिन मायके ही चली जाओ, जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो आ जाना। अच्छा, कब तक के लिए? हम बता देंगे, चिंता मत करो। सुरभि को कुछ ज्यादा ही समझ तो आता नहीं था। वो अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। अच्छा, ऐसी दिक्कत हो रही है वहाँ? चलो कोई नहीं, यहाँ आराम से रह। पापा और मयंक है और मैं तो हुई, चल खाना खाकर सो जा थोड़ी देर, लड्डू को खिला लेंगे। जब तक सुरभि सोकर उठती है उसकी माँ ने बच्चे के सारे कपड़े धो दिए होते हैं और सारा काम हो चुका होता है। माँ यहाँ देखो, सारा काम भी हो गया है। आपको पता है मेरी नींद ही इस टेंशन में खुली कि उठकर काम करना है, भूल ही गई कि मम्मी के घर आई हुई हूँ। मयंक कहाँ है? वो और पापा उसे बाहर घुमाने ले गए हैं, धूप भी तो जरूरी है। यही हो पा रहा है ये सब। गौरव तो कुछ करते ही नहीं है, देख ही लिया आपने। सास को भजन कीर्तन से फुर्सत नहीं और सिमी को बोलना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना, सीधे मुंह पर ना बोल देती है। तो छोड़, तू यहाँ आराम से रह, एक बार सास से उसकी तबीयत तो पूछ ले। 2-3 दिन निकलने दो माँ, फिर बात करती हूँ। अच्छा मयंक, मैं आज इसके लिए एक क्रच का पता करने गई थी। बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखा देते हैं खेल खेल में, पर फीस 20,000 है। मैं फीस सुनकर ही वापस आ गई। अरे दीदी, कैसी बात कर रही है आप? हम किस लिए हैं? आप ले जाना इसको, फीस की चिंता मत करो। एक बार मैं इनसे बात तो कर लेती हूँ। गौरव, माँ जी की तबीयत कैसी है और आपकी? दिक्कत हो रही है तो आ जाऊँ क्या वापस? गौरव और उसकी माँ आराम से बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और पिज्ज़ा खा रहे होते हैं। नहीं नहीं, अभी थोड़ा और रहो, मम्मी के कान में दर्द है अभी। हम तो घर में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं करते। मैं भी ठीक हूँ, खिचड़ी खा रहा हूँ, बस मैनेज कर रहे हैं किसी तरह। कोई नहीं, तुम आराम से आना। अच्छा गौरव, मैं कह रही थी यहाँ एक अच्छा क्रच है, लड्डू को डाल देती हूँ 1 घंटे के लिए, दूसरे बच्चों के साथ बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ हाँ, डाल दो, पूछने की क्या बात है। ठीक है, फिर उसकी फ़ीस है 10,000, वो ट्रांसफ़र कर दो।
अरे अभी तो माँ के इलाज में इतना पैसा जा रहा है ना, बता नहीं सकता। मैं अपनी दवाइयाँ तक नहीं लाया अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। क्या कह रही थी? अभी आ रही है या नहीं? कुछ दिनों में दूसरा वैक्सीनेशन भी है बच्चे का, वो भी हो जाने दे। हाँ, अभी नहीं आ रही। वैक्सीनेशन और क्रच के लिए इसका भाई है ना, वो बोल देगी। कुछ समय बीतता है, अब गौरव को अपनी बेटी की याद आने लगती है। दादा को भी पोते की याद आने लगती है। अरे लड्डू होता तो पूरे घर में घुटने घुटने भर चलता रहता है। उसके पीछे सारा दिन चलने में कितना मजा आता था। अब एक कुर्सी पर पड़ा रहता हूँ। कब आएगी बहू? उसके हाथ की चाय की तलब लग रही है। हाँ पापा, अब सुरभि के बिना मुझे भी परेशानी होने लगी है। जितना उसे पता था मेरी चीजों के बारे में, सिमी और माँ को नहीं पता। उनके हाथ का स्वाद अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, इसलिए मैं सारा दिन लैपटॉप लेकर बैठा रहता हूँ कमरे में, ध्यान भटकाने के लिए। मैं कीर्तन से होकर आती हूँ, शाम तक ही आऊंगी। अकेला घर खाने को दौड़ता है। लड्डू के छोटे छोटे कपड़े धो देती थी, कभी कभी तो टाइम पास हो जाता था। अब वो काम भी नहीं है मेरे पास मन लगाने के लिए। पूरा दिन ऐसा लंबा लगता है जैसे घर काटने को दौड़ता है। वो कीर्तन में चली जाती है। वहां वो देखती है उनकी पड़ोस वाली अपने पोते को लेकर आई थी। अरे इसे क्यों लेकर आई हो? यहाँ कितना शोर होता है यहाँ पर। अरे मैं कहाँ लाना चाहती थी, पर ये सारे दिन दादी दादी करके चिपका रहता है। मेरे बिना रहता कहाँ है। खाना भी मुझसे ही खाता है, अपनी माँ के पास रहता ही नहीं है। बचपन से पाला है मैंने। बहू काम करती थी ना, तो इसे मैं ही खिलाती रहती थी। इतना मोह हो गया है मुझसे इससे, बस की पूछो ही मत। मुझे दो ना एक बार। ममता बच्चा तो दे देती है, पर बच्चा शीला की गोद में जाता ही नहीं, रोने लगता है। अरे दे दो वापस, जिद मत कर। तुझे बच्चे संभालने नहीं आते लगता है। अपने पोते को प्रेम नहीं किया क्या कभी? बच्चे तो बस प्यार के भूखे होते हैं। शीला पड़ोसन के यहाँ जाने के बहाने ढूंढने लगती है, पर वो बच्चा उसके पास आता ही नहीं। गौरव, मुझे लड्डू की याद आ रही है, मुझे उससे मिलना है, मुझे ले चलो। क्यों, अब क्या हुआ? तुम्हें ही सबसे ज्यादा जल्दी थी ना अपने बहू और पोते को उनके मायके भेजने की। अब अचानक क्या हुआ? हाँ बस गलती हो गई। अपने घर की लक्ष्मी को घर पर नहीं रख पाई मैं भी पता नहीं आपकी बातों में कैसे आ गया। अपनी ही बीवी बच्चे को अपने से दूर कर दिया। हाँ भैया, अब तो मैं लड्डू के रोने की आवाज भी मिस करने लगी हूँ। उनके होने से घर में रौनक लगी रहती थी। चाहे भाभी काम की परेशानी की वजह से किटकिट करती थी, पर घर में कुछ तो आवाज रहती थी। अब तो ऐसे सन्नाटा पसरा रहता है जैसे कोई भूतिया जगह हो। हे भगवान, मुझे क्या हो गया था? क्या सोचकर मैं उन्हें झूठ बोलकर यहाँ से भेज दिया? मती मारी गई थी मेरी। चलो अब अभी लेने चलते हैं सब। भैया बताना मत, सरप्राइज देंगे। वो सब लोग सुरभि के मायके पहुंचते हैं। पर दीदी और लड्डू तो है नहीं, वो दोनों तो बड़ी दीदी के यहाँ गए हैं। मुझे बिना बताए कैसे चले गए? पर जीजू, आपने तो कहा था ना कि अभी और रहो वहीं। हमें तो नहीं पता था कि आप आ जाओगे लेने। हाँ बेटा, ये बात भी सही है। एक बार फोन करके पूछ लो कब आएंगे। मयंक बात करके बताता है कि वो सब वहाँ घूमने गए हुए हैं, 2-3 दिन लगेंगे। ओहो, अब तो लड्डू की बहुत याद आने लगी है। भैया एक बार बात करवाओ ना भाभी से। गौरव सुरभि को फोन लगाता है। आप घर पर हो, लेने आए हो? इतनी जल्दी कैसे? मतलब आपने तो कहा था कि रुक जाना थोड़ा और। हाँ बस ऐसे ही। तुम कब आओगी? चलो मैं कल सुबह तक वापस आती हूँ। वो लोग वापस चले जाते हैं और अगले दिन सुरभि के अपने मायके पहुंचने से पहले ही वो लोग उसके मायके पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुरभि कार से उतरती है, सब लोग बाहर आकर लड्डू को प्यार करने लगते हैं। सुरभि की भी आंखें भर जाती है। चलिए सब अंदर चलिए, खाना तैयार है, खाना खाकर और थोड़ा आराम करके ही जाना। सब लोग खाना वाना खाकर आराम करते हैं और सुरभि पैकिंग करने लगती है। मयंक, ये लिस्ट पकड़ और ये मेरा और लड्डू का सामान लेकर आ। ध्यान से लाना, कुछ रह ना जाए। और हाँ, बच्चों की एक छोटी साइकिल आती है ना, वो जरूर ले लेना। रुको मयंक, कुछ मत लाओ, अब तुमने बहुत कर लिया। अब ये सब मैं लाऊंगा घर पहुंचकर। सब लोग वापस घर आते हैं और सिम्मी सबके लिए चाय बनाती है। क्या बात है, सब बदला बदला सा लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, सब वैसा ही तो है। खाना तो आप ही बनाओगी भाभी, आपको काम से मुक्ति नहीं मिलने वाली। हाँ। वो सब चाय पी रहे होते हैं, तभी लड्डू वॉशरूम की तरफ इशारा करता है और वो वहां जाकर खड़ा हो जाता है। ओहो, आती हूँ, इसे वॉशरूम जाना है। अरे ये कैसे सीख गया बताना? माँ ने सिखाया माँ जी। बच्चों को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, सब सीख जाते हैं। सबको अपने ऊपर शर्म सी आ रही थी कि अपनी ही बहू और पोते के साथ कितना गंदा व्यवहार किया सबने। अगले दिन, आज मैंने ऑफिस की छुट्टी ले ली है, हम दोनों लड्डू को मार्केट लेकर जाएंगे और मेरे बेटे का जितना भी जरूरी सामान है लेकर आएंगे, और अब से मैं ही लाऊंगा इसका सारा सामान। सुरभि सब में बदलाव देख रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पर वो खुश थी, जो भी हुआ था, जैसे भी हुआ था।